हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। तो आज हमारी क्लास 13 है इंडियन ज्योग्राफी कोर्स की। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इंडियन पॉलिटी का कोर्स है वो हम कवर कर चुके हैं और उसके अंदर एनसीईआरटीज और लक्ष्मीकांत वर्ड बाय वर्ड हमने की थी। एंड ये कोर्स आपके लिए पूरा फ्री है, यूट्यूब पर वीडियो सारी अपलोड होती हैं। वैसे इंडियन ज्योग्राफी का हम लोग 6 से 12 क्लास की एनसीईआरटीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास वाइज नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें याद रखना बहुत मुश्किल होता है पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। इसलिए हमारी जो अप्रोच है वो ये ऐसी है कि हम एक टॉपिक उठाते हैं और 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटीज में जहां जहां वो टॉपिक अवेलेबल है हम उसको ऐसे कवर करते हैं ताकि आप डॉट्स कनेक्ट कर सकें और आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो सके। जैसे आज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हमारे पास टॉपिक है और ये वाला टॉपिक 9 क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर 2 और साथ में 11 क्लास की जो इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है उसका भी चैप्टर 2, ये दोनों बात करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा मेन चैनल है @target IB एग्जाम्स। आप ये जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ये एकदम फ्री चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे हमारी क्लासेस जो कोर्स चल रहा है उसकी क्लासेस की अपडेट्स जैसे क्लास अपलोड होती है आ जाते हैं उसके अंदर। साथ ही में जो हम फ्री पीडीएफ्स चीज़ों की प्रोवाइड करते हैं वो आपको यहाँ मिलती है। जितने भी नए एग्जाम्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और साथ ही में आपको चीज़ें जैसे एडमिट कार्ड्स वगैरह जो भी नई चीज़ें आती है एग्जाम की, वो सारी नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और वो फ्री में मिलती हैं। आप ज्वाइन करके अपने पास रख सकते हैं इसको, टेलीग्राम में आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। डायरेक्टली आपको इस कोर्स की पीडीएफ्स के बारे में बात करनी है तो ये मेरा है पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट। ये जो इसका माइंड मैप्स बाय आकाश इसका नाम है, यही हमारा चैनल का भी नाम है। तो ये आपको टेलीग्राम पर सीधा मिल जाएगा। ये दोनों के जो हैं टेलीग्राम चैनल के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा वो टेलीग्राम पे, ठीक है, इन चैनल्स के ऊपर। तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं और आपको पीडीएफ चाहिए आपकी कोर्सेज वगैरह की तो आप यहाँ पे कर लीजिए। और अगर आपको सारी नोटिफिकेशंस के लिए चाहिए तो टारगेट आईबी एग्जाम्स पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने उससे। और जैसे मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी नोट्स के बारे में यूपीएससी को कुछ नहीं पता है। यूपीएससी नहीं जानता है कौन सा थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। इसीलिए जितनी भी आंसर कीज आपकी आएंगी जो यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए, डिफेंस एग्जाम जैसे एनडीए, सीएपीएफ एंड सीडीएस, उन सब की जो आंसर कीज हैं वो एनसीईआरटीज के फैक्ट्स पर ही बेस्ड होती हैं। तो क्यों आप किसी थर्ड पार्टी नोट्स को उठाएं, क्योंकि हमने ये देखा है कि थर्ड पार्टी नोट्स में बहुत जगह वेरिएशंस होती हैं जब उनको एनसीईआरटीज या स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं जिन पे यूपीएससी डिपेंडेंट होती हैं उनसे काफ़ी अलग वेरिएशंस मिलती हैं आपको थर्ड पार्टी नोट्स में। और अगर आप वहाँ से पढ़ के आंसर दे के आएंगे तो लाजमी आपका आंसर गलत ही होगा क्योंकि वो एनसीईआरटी से अलग था। तो इसीलिए जब आपके पास ये बुक्स अवेलेबल हैं तो आप 2000-3000 के नोट्स क्यों खरीद रहे हैं जब आपके पास ये एनसीईआरटीज अवेलेबल है, इनको यूज़ कीजिए। मैं लाइन बाय लाइन आपको इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि कुछ भी चीज़ आपकी छूटे ना और आपका कोर्स कंप्लीट हो सके एग्जाम से पहले और मैक्सिमम स्कोर कर सके। हाँ, क्योंकि हमने ये नोटिस किया है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में भी कि जो फैक्ट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, वो डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। तो हम भी वही करेंगे अभी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंड फॉर्म्स। ये हमने अपने पिछली क्लास में ही देखा था, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, आप कौन से टेरेन में रहते हैं, माउंटेनियस एरिया में रहते हैं, बीच एरिया में, कोस्टल एरिया में रहते हैं, या फिर आप प्लेन्स में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं। अगर आप प्लेन्स में रहते हैं तो आपको पता है वहाँ पे वास्ट स्ट्रेचेस होते हैं प्लेन लैंड के। वहीं पे जब आप हिली रीजन में रहते हैं तो आपको पता है कि ऊबड़ खाबड़ टेरेन होती है वहाँ पे, माउंटेन्स एंड वैलीज ये सब आपको कॉमनली दिखाई देंगे। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। ये सारी जो हैं फिजिकल फीचर्स जो वर्ल्ड वाइड हमें दिखते हैं वो हमारी एक ही कंट्री के अंदर ये सारे अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ फिजिकल वेरिएशन में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फिजिकल वेरिएशन है। जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट लैंड मासेस है इस अर्थ के सरफेस पे, इतना पुराना है वो। It was supposed to be one of the most stable land blocks, one of the most stable ones. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. तो northern plains जो कि बने हैं और ये आपके जो हिमालयाज हैं ये दोनों सबसे recent landforms हैं। अगर जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप तो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो एक अनस्टेबल जोन है। वो अभी भी क्या है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेमर्स और वो सब देखने को मिलते हैं आपको, वो अभी भी मूविंग है।
होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। यूथफुल है मतलब उसमें जो हमने देखा था जो रिवर्स में और माउंटेन्स में जो यूथ स्टेज होती है वहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं। हाई पीक्स होती हैं, वैलीज जो होती हैं बड़ी डीप होती हैं, बहुत तेज बहने वाली रिवर्स आपको दिखेंगी वहाँ पे। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, जो रिवर्स ऊपर से लेकर आती है अपने साथ में। पेनिनसुलर प्लेटो जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं, जिसमें जेंटली राइजिंग हिल्स हैं, मतलब इतने ऊंचे पीक वाले हिल्स नहीं हैं, धीरे धीरे बढ़ने वाले हिल्स हैं बेसिकली, और बहुत ही चौड़ी चौड़ी वैलीज है। डीप वैलीज नहीं है, बहुत चौड़ी वैलीज हैं बेसिकली। तो ये देखने को मिलता है हमें पेनिनसुलर प्लेटो में। अब मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स करते हैं हम। बेसिकली आपके फिजिकल फीचर जो है इंडिया के, उनको डिवाइड किया जाता है बहुत सारे फीचर्स में, जैसे कि आपके पास फर्स्ट आ गए हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन से नीचे की तरफ आते हैं उनके उसमें फुटस्टेप में, तो उसके बाद नीचे आते हैं फुट हिल्स के, तो आपको दिखता है नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे आप तो पेनिनसुलर प्लेटो है, जहाँ पे विंध्या और सतपुड़ा माउंटेन से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ जाता है। फिर आता है इंडियन डेजर्ट, जो आपके लेफ्ट में राजस्थान में वेस्ट में मिलेगा आपको। कोस्टल प्लेन्स हो गए जो आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के लेफ्ट और राइट में है। और आइलैंड्स हो गए जैसे आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और साथ में लक्षद्वीप आइलैंड्स जो वेस्ट में है। और ईस्ट की तरफ पड़ते हैं आपके कौन से, अंडमान से निकोबार आइलैंड्स। पहले पढ़ते हैं हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ये बेसिकली यंग हैं और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स मतलब जो दो प्लेट्स टकराती हैं और उठ जाती हैं एक दूसरे के साथ, तब बनते हैं वहाँ पे कौन से माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया आपको दिखेगा यहाँ पे पूरा इसी माउंटेन का बना हुआ है। ये वेस्ट ईस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन चलते हैं इंडस से ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर सिस्टम से चलते चलते ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम तक जाते हैं, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र से नीचे मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। हिमालयस जो है बहुत ही लॉफ्टी हैं, मतलब भारी है, एंड ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर्स वर्ल्ड के अंदर। एक आर्क बनाते हैं वो, जो डिस्टेंस कवर करती है 2400 किलोमीटर का। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर तक विड्थ आपको दिखाई दी कश्मीर वाले एरिया में, और वो पतली होती रहती है जब आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते रहते हैं, तो 150 किलोमीटर तक का स्ट्रेच मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस देखेंगे आप तो वो ईस्टर्न रीजन्स में ज़्यादा होती है, सॉरी मतलब द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। तो ऊपर नीचे जो सारी ये ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस होती हैं बेसिकली, ये आपको ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू दी वेस्टर्न हाफ। वेस्टर्न हाफ मतलब आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये वाला सारा एरिया हो गया। उसके बाद फिर सिक्किम, भूटान और इस सब वाले एरिया में जाते हैं जब आप, तो आपका कौन सा हो जाता है, ईस्टर्न वो हो जाता है। 1 सेकेंड। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। 3 पैरेलल रेंजेस होती है इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, 3 पैरेलल रेंजेस हैं ऐसे, ये कल हमने पिछली क्लास में देखा था। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, काफ़ी वैलीज बीच में होती हैं। आपको पता है सबसे ऊपर वाली जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलते हैं आपको, मतलब सबसे ऊंची पीक्स, हाई पीक्स देखने को मिलती है। उसके बाद फिर आपको हिल स्टेशंस देखने को मिलते हैं, फिर ये सारी चीज़ें, ये सब देखा था हमने पिछली क्लास में। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है उसको बुलाते हैं ग्रेट या इनर हिमालयास, या फिर हिमाद्री भी बुलाते हैं, ये भी हमने देखा था। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस रेंज कौन सी है, ये हिमाद्री, ग्रेट हिमालयास, या इनको इनर हिमालयास भी बुलाते हैं। सबसे ज्यादा ऊंची पीक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और एवरेज हाइट क्या है, 6 किलोमीटर के आसपास अबव सी लेवल होता है ये। तो 6000 मीटर्स अबव सी लेवल आपको ये इसकी हाइट दिखाई देगी, और यहाँ पे सबसे ज्यादा हिमालयन पीक्स यहीं दिखाई देगी। ये रहा आपका, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका हो गया इनर हिमालयास, ग्रेट हिमालयास या हिमाद्री, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ये नीचे आ गया अंदर वाले हिमालयास, और फिर हो गया आपका शिवालिक रेंज बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है, और ये ऐसे जा रहा है और ऐसे जाके मुड़ जाता है नीचे की तरफ फिर, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया में सिर्फ दिखाया हुआ जरूर नहीं है, सिर्फ इंडिया में है ये, उस पे ऊपर वाला थोड़ा सा एरिया भी क्रॉस करते हुए जाता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये नमचा बारवा हो गया, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आपने पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है, पीक है यहाँ पे। फिर ये पटकाई हिल्स हो गए, पटकाई बम जिसको बोलते हैं, नागा हिल्स हो गए, मीजो हिल्स हो गए, तो ये मुड़ जाती है, पूर्वांचल है, ये मुड़ जाती है पूरा ऐसे पहाड़, क्योंकि क्या है, ये पूरी प्लेट जो है ये जाके टकराई इसके साथ, और उसके बाद ये इस वाले एरिया में पूरा बन गया है वाला, ये रहा फोल्ड माउंटेन्स है सारे। कौन से माउंटेन्स हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब ये मैप को बार बार रेफर करेंगे हम, ताकि छोटी छोटी चीज़ों को समझ सके। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स कौन सी हो गई है आपकी, नेपाल के अंदर पड़ती है सबसे ऊंची जो है माउंट एवरेस्ट,
ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा आती है जो इंडिया के अंदर है। तो हमारे कंट्री में जो हाईएस्ट पीक जो है वो है कंचनजंगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो हाईएस्ट पीक है बेसिकली वो आपकी कौन सी पड़ती है, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल के अंदर है। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल है ये तो आपने देख ही लिया है। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। तो हिमालयाज का कोर जो है जिससे वो बना हुआ है पूरा वो है ग्रेनाइट। पेरेनियली स्लो है, स्नो बाउंड है, पूरे साल स्नो से ढका हुआ होता है। इट इज पेरेनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। इस रेंज में आपको बहुत सारे जो है ग्लेशियर्स दिखाई देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। अब इसके बाद सेकंड रेंज जो आती है हमारी हिमाद्री के बाद वो है इज नोन एज हिमाचल और द लेसर हिमालयाज। ठीक है। बहुत ही कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक्स हैं यहाँ पे। ऑल्टीट्यूड जो होता है 3.7 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर तक जाता है और एवरेज विड्थ जो चौड़ाई है वो आपके 50 किलोमीटर्स के आसपास आपको देखने को मिलती है। जैसे पीर पंजल रेंज जो है यहाँ पे वो सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है। उसके बाद धौलाधार और महाभारत रेंजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन सी? धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस। प्लीज़ अपने मैप निकाल कर उस पर नोट्स बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा आपको। जैसे कि अब देखते हैं हम इसमें। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, अब इससे क्या है आपको याद रहेगा बेसिकली। आई होप आपको दिख रहा हो अच्छे से। चलो नेक्स्ट, द रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर। इसमें कौन सी वैलीज आती हैं आपकी? वैली ऑफ कश्मीर, द कांगड़ा वैली एंड कुल्लू वैली जो हिमाचल प्रदेश की है वो भी यहाँ पे दिखती है आपको। कश्मीर वाली वैली हो गई और कांगड़ा और कुल्लू वैली हो गई जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो आपको ये जो इन लेसर हिमालयाज वाली जो रेंज है यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? सबसे ज्यादा हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, वन सेकेंड। आपके काराकोरम रेंज, जांस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, ये बेसिकली जो 11th क्लास का चैप्टर 2 है उसके अंदर हम और डीपली देखेंगे बल्कि इसको। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स। सबसे नीचे वाली जो रेंज होती है उसको बोलते हैं शिवालिक्स। और ये बेसिकली कहाँ से जाएंगे आपकी? इसकी विड्थ हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, लुक दिस लुक सो अमेजिंग। 10 से 50 किलोमीटर तक की चौड़ाई हो सकती है इसकी, और ऑल्टीट्यूड जो होता है वो 0.9 किलोमीटर से 1.1 किलोमीटर तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, सेडिमेंट्स जो हैं वो एक साथ इकट्ठे नहीं हुए हैं अभी, जो रिवर्स की तरफ से नीचे लेके आए जाते हैं ये वो हैं। ठीक है, मेन हिमालयन रेंजेस से लेके आए जाते हैं ये वैलीज जो हैं दे आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। थिक ग्रेवल और एल्यूवियम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो हैं किसके बीच में है? लेसर हिमालय जो सेकंड रेंज है और शिवालिक्स के बीच में पड़ती है, उसको बुलाते हैं डून्स। ठीक है, जैसे देहरादून, कोटली दून या पटली दून जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके दून्स के। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, हिमालयाज को वेस्ट टू ईस्ट में भी अरेंज किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल तो देख ली हमने, जैसे ये हो गया हिमाद्री, फिर लेसर हिमालयाज, फिर शिवालिक्स। ये लॉन्गिट्यूडनल तो देख लिया हमने। अब हमें बेसिकली कौन सा देखना है? अब हमें देखना है आपको वेस्ट टू ईस्ट वाला। ठीक है, और ये कैसे डिविजन्स कैसे हो रखी हैं? रिवर वैलीज की वजह से हो रखी हैं। जैसे पार्ट ऑफ हिमालयाज जो इंडस और सतलज के बीच में पड़ता है वो होता है आपका पंजाब हिमालयाज। ठीक है, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालयाज। इसको रीजनली क्या क्या बुलाते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? जैसे कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, वेस्ट टू ईस्ट, इसको ऐसे देखते हैं। पार्ट ऑफ द हिमालय जो सतलज के बाद शुरू होता है और काली रिवर तक चलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालयाज। ठीक है, तो पहले हो गया ये वाला आपका पंजाब हिमालयास। ठीक है, यहाँ वाले एरिया तक। उसके बाद होता है आपका कुमाऊं हिमालयास। कौन सा है? कुमाऊं हिमालयास। सतलज के बाद ये रही आपकी सतलज। ठीक है, ये रहा आपके पंजाब हिमालयास। ठीक है,
और यहाँ पे कोसी रिवर जो होगी आपकी सतलज से कोसी, ये वाली पड़ गई आपकी कुमाऊं हिमालयस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द काली एंड तीस्ता रिवर्स वो है नेपाल हिमालयास को डिमार्केट करती हैं। काली एंड तीस्ता रिवर में बीच में कौन सा आता है, नेपाल हिमालयास। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग, और फिर तीस्ता के बाद दिहांग रिवर तक जो पड़ता है उसको बोलते हैं असम हिमालयास। तो आपके पास चार आ गए। शुरुआत करते हैं। इंदस से सतलज पंजाब हिमालयास, सतलज से कोसी आपके ये हो गए वो कुमाऊं हिमालयास, काली एंड तीस्ता के बीच में हो गए आपके नेपाल हिमालयास, और तीस्ता के बाद फिर दिहांग रिवर जो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है वहां तक हो गया आपके असम हिमालयास। ठीक है, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चार डिमार्केशंस याद रखनी है। ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है हिमालयास की। दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय जो है एकदम से शार्पली बेंड हो जाते हैं साउथ की तरफ। ठीक है, कहाँ पे, दिहांग गॉर्ज, ये रहा आपका, यहाँ से पूरा मुड़ गए माउंटेन, देख रहे हैं, दिहांग गॉर्ज से पूरा माउंटेन मुड़ जाते हैं और साउथ की तरफ फिर चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बियॉन्ड दी ये साउथ में हो जाते हैं और ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं इंडिया की। दे आर नोन एज दी पूर्वांचल, जैसे मैंने बताया था अभी, या ईस्टर्न हिल्स भी बुलाते हैं इसको। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होके गुजरते हैं और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, एक सेडिमेंट्री रॉक्स का टाइप है। डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे, ये हमने देखा था, बारिश भी अच्छी खासी होती है यहाँ पे। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। द पूर्वांचल कंप्राइजेज ऑफ पटकाई बूम हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। अब ये कैसे आई हैं आपको पता है, ये बाहर वाले जो स्टेट्स हैं ये आप जानते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश होगा जो म्यांमार के साथ लग रहा है, फिर है नागालैंड, मणिपुर और फिर मिजोरम। तो इसी के हिसाब से ये हिल्स भी हैं, जैसे पटकाई बूम हिल्स हो गए, ठीक है, उसके बाद नागा हिल्स हो गए, मणिपुर हिल्स हो गए और मिजो हिल्स हो गए, तो ये म्यांमार के साथ लगते हुए जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन की अब बात करते हैं, ये हो गया हमारा हिमालयास के बारे में। इसको हम और डीपली 11th क्लास के चैप्टर 2 में भी देखेंगे, लेकिन अभी हमें ये देखना था, तो अभी हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे तो वो तीन मेजर सिस्टम से बनते हैं। तीन मेजर सिस्टम कौन से हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। डिपोजिशन होती है एल्यूवियम की, जो रिवर्स ऊपर से लेके आ रही होती हैं, वो फुट हिल्स पे बेसिकली बेसिन आपको दिखाई देगा हिमालय के, और मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये बनती हुई आ रही है। तो इन्होंने इसको बड़ा फर्टाइल प्लेन है ये बेसिकली यहाँ पे किया हुआ है, और ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये 240 से 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है। ठीक है, ब्रॉड ऐसे होता है और लॉन्ग होता है ऐसे, 2400 किलोमीटर तक है, और डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले इकोनॉमी में क्या चाहिए आपको, रिसोर्सेज चाहिए। अब इतने फर्टाइल प्लेन है तो आपके इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर हो गया, बेशक एग्रीकल्चर देख लें अगर, तो वहाँ के लिए आपको फर्टाइल प्लेन मिल जाएगा, और उससे क्या होगा, आपकी एग्रीकल्चर बेटर होगा। साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा, पहाड़ वहाड़ नहीं है, प्लेन्स हैं, आप आराम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिवीजन और फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलेगी। रिच सॉइल कवर है, जिसमें बहुत अच्छी खासी इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई है, और आपके लिए फेवरेबल क्लाइमेट भी है, ताकि आप एग्रीकल्चरली एक प्रोडक्टिव पार्ट इसको बोल सकते हैं। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। तो नॉर्दर्न माउंटेन से जितनी भी रिवर्स आ रही हैं वो बेसिकली कौन सा काम करती है, डिपोजिशन वाला। लोअर कोर्स में जैसे ही स्लोप जेंटल होता रहता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो डिपॉजिट करना फिर शुरू कर देते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, ठीक है, जब हम अपने ये फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी बेसिकली देख रहे थे, तो हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ी थी। तो जैसे ही जेंटल स्लोप आता है तो वेलोसिटी जो होती है, स्पीड होती है रिवर की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाते हैं रिवराइन आइलैंड्स के। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स में जब होती हैं रिवर्स अपने बिल्कुल आखिरी चरम पे बेसिकली, वो डिफरेंट चैनल्स में वो हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो छोटे छोटे रिवर्स एक बड़ी रिवर में आके मिल जाएं उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। और जो जैसे जो रिवर्स में आके मिल जाएं छोटी छोटी रिवर्स, वो जैसे मैंने बताया ट्रिब्यूटरीज होती हैं,
और जब रिवर, एक बहुत बड़ी रिवर जब आ रही होती है और वो जब टूट जाए, उसमें से जब बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स निकले तो उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो आई होप किसी ने ये क्वेश्चन शायद पूछा हुआ था यूट्यूब कमेंट में, तो उसका रिप्लाई आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट आता है नॉर्दर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, 3 सेक्शंस में उनको बांटा जाता है। वेस्टर्न पार्ट जो होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का, उसको बोलते हैं पंजाब प्लेन्स, जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो आ रही होती हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज, और तो बेसिकली वो जो है वो आपकी इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बनता है पंजाब प्लेन्स। और लार्जर पार्ट जो है इसका वो कहाँ पड़ता है, आपका पाकिस्तान में पड़ता है। द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, वो ओरिजिनेट होती है हिमालय के अंदर। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब। ये दोआब सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोआब का मतलब क्या होता है, दो का मतलब टू एंड अब का मतलब वाटर। तो सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड ऑफ 2 वर्ड्स, पंच जिसमें बोलता है 5 एंड आब मतलब मीनिंग वाटर। ठीक है, देख लिया आपने। नेक्स्ट, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड, घाघर से शुरू होता है और तीस्ता रिवर्स के बीच में आपका कौन सा पड़ता है, गंगा प्लेन। ये नॉर्दर्न इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और थोड़ा झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ईस्ट के अंदर आपके पास ब्रह्मपुत्रा प्लेन पड़ता है जो असम के अंदर मेजरली पड़ता है आपका। नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड। ये फ्लैट लैंड देखने को मिलेगा जहाँ पे इतनी ज्यादा वेरिएशंस आपको रिलीफ में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। These vast plains also have diverse relief features. इसमें भी बहुत फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, नॉर्दर्न प्लेन्स को 4 रीजन्स में डिवाइड करा जा सकता है बड़ी आराम से। जैसे द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट। जब रिवर आ रही होगी पहाड़ से तो सबसे पहले वो सबसे भारी चीज जो होगी उसको रास्ते में छोड़ देगी, स्लो होती रहेगी। अगर स्लो हो गई है एक रिवर तो आपको पता है उसकी कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो वो स्लो होएगी तो वो भारी चीजें और आगे नहीं ले जा पाएगी, तो सबसे पहले भारी चीजें छोड़ेंगी। तो आपको एक नैरो बेल्ट मिलेगी जहाँ पे पेबल्स होंगे माउंटेन से उतरते ही। नॉर्दर्न प्लेन्स अब हम बेसिकली यहाँ से बोल रहे हैं। अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात क्या कर रहे हैं कि जब रिवर्स यहाँ से आ रही हैं तो सबसे पहली स्टेज क्या, लेयर क्या होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। हम बेसिकली ऐसे बात कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहली जो लेयर होगी माउंटेन्स की तरफ से जब हम देखेंगे तो वहां पे पेबल्स बहुत मिलेंगे और एक नैरो बेल्ट बनाती है 8 से 16 किलोमीटर के बीच में, इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। तो इस लेयर को क्या बोलते हैं, जहाँ पे मोटे मोटे पत्थर पेबल्स मिलेंगे आपको, इसको बोलते हैं भाबर। जितनी भी स्ट्रीम्स होंगी वो यहाँ पे खो जाते हैं क्योंकि पत्थर इतने सारे पड़े हो गए कि रिवर का कभी कभी जब बहाव कम होता है तो वो इसके नीचे ही कहीं खो जाती है और नीचे से कहीं बह रही है, तो यहाँ पे स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती है इस भाबर बेल्ट में। इसके नीचे वाली बेल्ट जो है दोबारा यहाँ पे स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज करती हैं और एक वेट, स्वम्पी और एक मार्शी, कीचड़ जैसा एक रीजन बनाती है जिसको बुलाते हैं तेराई। तो भाबर, तेराई। ठीक है, दिस वाज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड। एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट था यहाँ पे, बस उसको क्लियर कर दिया गया और एक एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया ताकि यहाँ से जो बेसिकली माइग्रेंट्स हैं वो आ सके। पाकिस्तान में जब बना था पार्टीशन के बाद, तो यहाँ पे माइग्रेंट्स आके सेटल हो सके। लोकेट डुडवा नेशनल पार्क इन दिस, ठीक है, डुडवा नेशनल पार्क है, आप देख लीजिएगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। तो लार्जेस्ट पार्ट जो नॉर्दर्न प्लेन्स का आपको देखने को मिलेगा वो ओल्डर एल्यूवियम मतलब पुरानी मिट्टी। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। क्या मिलेगा आपको, भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्सरस डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको कंकड़ भी बुलाया जाता है लोकली। तो भांगर में आपको क्या मिलेगा, आपको कंकड़ वाला, ठीक है, कैल्सरस डिपॉजिट्स होते हैं यहाँ पे। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स, जो सबसे ज्यादा यंगर डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के, इसको बोलते हैं खादर। तो भाबर, तेराई, भांगर, खादर। भाबर, तेराई, भांगर, खादर। याद रखिएगा, सबसे पहले भाबर, फिर तेराई, फिर भांगर और फिर खादर। भाबर, भांगर इज ओल्ड एल्यूवियम और न्यू एल्यूवियम जो है, नई मिट्टी जो है, वो है खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये हर साल रिन्यू किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड आता है वो है पेनिनसुलर प्लेटो।
ये एक टेबल लैंड की तरह है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं प्लाटो कैसा दिखता है, जिसमें ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स देखने को मिलेंगे। इससे पहले सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, हिमालयाज में जो सेडिमेंट्री रॉक्स या जो जैसे ईस्टर्न हिमालयाज है वहाँ पे सैंडस्टोन, और जो ऊपर वाला हिमालय है कश्मीर वगैरह के साइड वाला, वो पूरे हिमालय में आपको मेजरली ग्रेनाइट देखने को मिलता है। यहाँ कौन से पत्थर है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये कैसे बना था, जब गोंडवाना लैंड टूट के आया था यहाँ पे, तब गोंडवाना लैंड था ये। उसके बाद दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, जब ब्रेक होके ड्रिफ्ट खिसकते हुए आया तब वहाँ पे बना, इसलिए इसको एक ओल्डेस्ट लैंड मास भी बुलाया जाता है। प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज, बहुत ही चौड़ी और बहुत ही कम गहरी वैलीज हैं और राउंडेड हिल्स हैं, ठीक है, वो इरोजन की वजह से धीरे धीरे राउंड हो गए। इस प्लेटो में देयर आर टू ब्रॉड डिविजन्स, जैसे सेंट्रल हाईलैंड्स बुलाते हैं और फिर डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो में आपका सर्दर्न इंडिया वाला जो रीजन है आपको याद होगा, और उसके ऊपर वाला जो होता है उसको बुलाते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में जो आपको देखने को मिलता है उसमें द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर में क्या मिलेगा आपको, एक बहुत ही मेजर एरिया है जिसको बुलाते हैं मालवा प्लेटो, और इसको बुलाते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। ये पूरा मैप यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ये रही आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर, इसके ऊपर जो है ये बड़ा मालवा प्लेटो, ये कौन से हो गए आपके सेंट्रल हाईलैंड्स। क्योंकि अगर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपके पेनिनसुलर प्लेटो बेसिकली अरावली रेंज से शुरू होके इधर जाके, ठीक है, और यूं पूरा ये क्या बना रखा है इन्होंने, ये बना रखा है ये पूरा पेनिनसुलर प्लेटो। इसमें ऊपर वाला कुछ एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स है और ये आ गया आपका डेक्कन प्लेटो। तो दो चीज़ों में डिवाइडेड था, ये देखा भी हमने, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल आइलैंड देख लिया हमने। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय दी, विंध्या रेंज जो है वो इट इज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज साउथ में है और अरावलीज उसके नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। ये अभी हमने ऑलरेडी देखा। ये रही आपकी विंध्या रेंज, ठीक है। विंध्या रेंज के नीचे है सतपुड़ा रेंज और उसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगी आपकी अरावली रेंज जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स बाउंडेड बाय सतपुड़ा इन द बोथ। The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan। जब आप थोड़ा सा और लेफ्ट में जाएंगे अरावली से तो आपको वो सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स मिल जाएंगे राजस्थान की। The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, Sindh, Betwa and Ken, is from the southwest to the northeast, thus indicating the slope। तो आप देखेंगे यहाँ से जो रिवर्स निकल रही हैं इन एरिया से कुछ, और वो कैसे जा रही हैं, एक स्लोप की वजह से रिवर्स, ये देखिए यहाँ पे इसकी वजह से ये चंबल, केन, बेटवा, सोन, ये बेसिकली जो रिवर्स हैं ये इधर से आप देख सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा हाईलैंड्स का, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। तो यहीं से रिवर निकल के अब इस तरफ बह रही है वो, इस तरफ बह रही है, मतलब स्ट्रक्चर शायद कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो रिवर्स जो है केन, बेटवा, सन, चंबल, ये बेसिकली इसलिए इस तरफ बह रही हैं और गंगा की ट्रिब्यूटरीज बन रही हैं और वहां पे जाके मिल रही हैं। तो ऐसा कुछ स्लोप सा देखने को मिला होगा शायद। नेक्स्ट, ठीक है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट और नैरो हो जाते हैं ईस्ट में जाते जाते। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू, इनको क्या बुलाते हैं, ईस्टवर्ड जब जा रहे होते हैं तो बुंदेलखंड और बागेलखंड के नाम से इनको बुलाया जाता है वहाँ पे, बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, ये आपने देखा होगा। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर। फिर आपको छोटा नागपुर प्लेटो देखने को मिलेगा जब बागेलखंड और बुंदेलखंड के थोड़ा और ईस्ट में जाएंगे तो छोटा नागपुर प्लेटो आता है, और वहाँ पे क्या है, दामोदर रिवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एक बार ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी ना रहे, ठीक है। मैं आपको फिर डिमार्केट करा देता हूँ। देखो मैप से पढ़ते रहोगे ना हमेशा याद रहेगा, इसलिए लास्ट टाइम भी कहा था कि एटलस खरीद लो, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है। तो ये रही आपकी, ये पूरा एरिया देख लीजिएगा। यहाँ है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, इस तरफ पड़ेगा आपका बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, और फिर उसके बाद ये मालवा प्लेटू, ये सब हम देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद आता है डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। डेक्कन प्लेटो जो है वो रिवर नर्मदा के नीचे पड़ता है। द
द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। तो ब्रॉड ऊपर नॉर्थ बाउंड्री क्या है इसकी? सतपुड़ा रेंज। ठीक है, सतपुड़ा रेंज क्या है इसकी? नॉर्थ में। वहीं पे महादेव, काइमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज। महादेव, काइमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज वो क्या बन जाता है? इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशंस। जैसे अभी देखते हैं इसको मैप के अंदर, लोकेट दिस हिल्स एंड रेंजेस इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, जैसे उन्होंने बोला। सो लेट्स ट्राई टू लोकेट दीज। सेकंड। ओके, ठीक है, तो ये रहा आपका फिजिकल मैप। देखते हैं, देखो डेक्कन प्लेटू ये वाला एरिया रहा। ठीक है, यहाँ पे आएगा महादेव हिल्स। ठीक है, यहाँ आएगी महाकाल रेंज। ठीक है, और काइमूर जो है वो आपका थोड़ा इस तरफ पड़ेगा, काइमूर हिल्स। ये तो 3 रेंजेस हैं। कौन सी है? महादेव, महाकाल, सॉरी मैकाल, मैकाल रेंज है वो, महाकाल नहीं, सॉरी, पड़ेगा आपकी मैकाल। ठीक है, और ये आपकी काइमूर हिल्स है। ये तीनों रेंजेस यहाँ पड़ेगा। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। ठीक है, आगे चलते हैं। महादेव देख ली हमने, मैकाल देख ली और काइमूर हिल्स देख ली। द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट। डेक्कन प्लेटो जो है वो वेस्ट में हायर है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका स्लोप जो है ईस्टवर्ड जा रहा है, यूं है मतलब। ठीक है, एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। इसकी थोड़ी सी जो एक्सटेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देती है। लोकली जहाँ पे बुलाया जाता है इसको मेघालय या कार्बी एंगलोंग प्लेटो एंड नॉर्थ कचार हिल्स। ठीक है, तो ये 3 नामों से भी वहाँ पे लोकली बुलाया जाता है। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो। तो ये एक्सटेंशन जो है इसकी, ये लगातार थी, लेकिन उसमें एक फॉल्ट आ गया, टूट गया वो, और वो किसकी वजह से हो गया? फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे। जो 3 सबसे बड़ी हिल रेंजेस हैं इसमें, वो हैं गारो, खासी एंड जैंतिया। ये भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, ये रहा मेघालय, और यहाँ पे हैं आपके कौन से? गारो, खासी एंड जैंतिया। ये हिल्स आ गए। ये कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनके एक्सटेंशंस है बेसिकली। सॉरी, अब क्योंकि हम बांग्लादेश वाला, क्योंकि हमारा मैप नहीं है तो इसमें हम शो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन आ गई थी, लेकिन यहाँ है तो ये आपकी एक्सटेंशन जा रही है। और एक कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास द वेस्टर्न घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस हैं आपकी ये इसकी नीचे पेनिनसुलर की। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, और वो कॉन्टिन्यूस है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली। आप पासिस के थ्रू ही उनको क्रॉस किया जा सकता है, जैसे पाल घाट पास वगैरह। या आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी पहले, जैसे थाल, भोर एंड पाल घाट। ठीक है, तो ये थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, ये 3 घाट्स हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। ये ऊंचे हैं, जैसे आपको पता है ये इंडिया है जैसे। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर सदर्न वो है रीजन यहाँ पे, तो जो टिल्ट है बेसिकली वो थोड़ा सा यूं है। ठीक है, थोड़ा सा यूं टिल्ट है उसका। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद देयर एवरेज एलिवेशन इज 0.9 किलोमीटर्स टू 1.6 किलोमीटर्स। और वहीं जब ईस्टर्न घाट्स को देखेंगे आप, तो सिर्फ 600 मीटर की उसकी क्या है? एलिवेशन। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं? ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली। महानदी वैली से स्ट्रेच होते हुए नीलगिरी तक आते हैं साउथ में। कहाँ से हो रहे हैं? ईस्टर्न घाट स्ट्रेच हो रहे हैं महानदी वैली से। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये रिवर्स भी लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, लोकेशन जब देख रहे थे हम इंडिया की, तब वहाँ से लेकर नीलगिरी तक आते हैं। ईस्टर्न घाट जो है थोड़े डिसकंटिन्यूअस हैं एज कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट्स, इरेगुलर है, और इनको डायसेक्ट करती है रिवर्स। कैसे? जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है वो इनको तोड़ते हुए जाती है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट्स क्योंकि जेंटल स्लोप नहीं है, स्टीप स्लोप है, इसकी वजह से वहाँ पे ओरोग्राफिक रेन है, चढ़ जाते हैं एकदम से बादल जब ऊपर की तरफ। By facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats, normal है। Western Ghats are known by different local names से बुलाया जाता है। हाइट जो है वेस्टर्न घाट्स की वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करती है नॉर्थ से साउथ की तरफ।
अगर नॉर्थ एंड वेस्टर्न घाट्स आप देखेंगे तो उनकी हाइट्स कंपैरेटिवली कम है। ये रहे आपकी हाँ, ठीक है, सेकंड। तो ये हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ऊंचाई कम है और नीचे की तरफ जाते रहेंगे तो ऊंचाई जाते होती रहेगी। यहाँ पे नाम भी लिखे हों क्या बुलाते हैं, जैसे नर्दर्न सह्याद्री बुलाते हैं, ठीक है, कहीं पे क्या सेंट्रल सह्याद्री बुला दिया, ठीक है। तो अलग अलग नामों से इनको बहुत जगहों पे बुलाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हाइट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। ये देख लिया हमने। हाईएस्ट पीक्स कौन सी है, अनाईमुड़ी और अनामलाई, मैंने कल लास्ट टाइम आपको बताया था, कल लास्ट क्लास में। एंड डोडा बेटा जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी, विच इज 2.6 किलोमीटर्स, और 2.69 जो है किलोमीटर्स वो अनाईमुड़ी है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी है वेस्टर्न घाट पे, अनाईमुड़ी। महेंद्रगिरी है आपकी ईस्टर्न घाट की पीक। महेंद्रगिरी पीक कौन सी है आपकी ईस्टर्न घाट्स की, विच इज 1.5 किलोमीटर्स। तो महेंद्रगिरी हो गई आपकी ईस्टर्न घाट्स की, ठीक है। आई होप यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाया हो ताकि मैं आपको बता सकूँ। इस तरफ पड़ गई आपकी ये रही आपकी, ठीक है, ये रही अनाईमुड़ी, तो रही है आपकी डोडा बेटा, ठीक है। आई होप दिख रही होगी आपको, ठीक है। डोडा बेटा रही आपकी और ये रही आपकी अनाईमुड़ी, ठीक है। इन्होंने शायद महेंद्रगिरी रेंज नहीं दिखाई हुई है, आई होप दिखाई हुई हो, ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैप के साथ देखते हुए चलोगे हमेशा याद रहेगा और रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, इसलिए मैप की सहायता हमेशा लेना जब भी आपको क्या पढ़ना हो, जब भी आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी हो, ठीक है। उसके बाद शेवरॉय हिल्स और जावड़ी हिल्स जो हैं वो साउथ ईस्ट में पड़ते हैं आपके ईस्टर्न घाट्स के। कौन से हैं, शेवरॉय हिल्स एंड जावड़ी हिल्स, ठीक है। ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। सेकेंड, पे होते हैं इस तरफ, ठीक है। ये रहा आपके शेवरॉय हिल्स और ये रहा आपको जावड़ी हिल्स। देखा, ये टूटे फूटे हैं बेसिकली, डिसकंटिन्यूअस है बहुत सारा। नेक्स्ट, locate the famous hill stations of उडागमंडलम एंड पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कडाईकनाल। ये आपके कर्नाटका वाली एरिया में पड़ेंगे, ठीक है। और सुना होगा आपने ऊटी एंड कोडाईकनाल। बेसिकली वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, ये क्या है, इसका ब्लैक सॉइल एरिया है यहाँ पे, जिसको बुलाया जाता है डेक्कन ट्रैप। तो पूरा पेनिनसुलर प्लेटो आपको उसको देखने को मिलेगा। वॉल्केनिक ओरिजिन का है, इसलिए रॉक्स जो है हमने पहले पढ़ा था इग्नियस होते हैं रॉक्स। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूडेड ओवर टाइम, धीरे धीरे क्या हो गया, उनका इरोजन हो गया विद टाइम, और वो इसी से रिस्पॉन्सिबल हो रखा है कि इनसे ही ब्लैक सॉइल बन के आई। आपको पता है ब्लैक सॉइल की ओरिजिन मेजरली कहाँ से होती है, इग्नियस रॉक से। अरावली हिल्स जो हैं वो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स पे पड़ते हैं पेनिनसुलर प्लेटो, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये बहुत ही हाईली इरोडेड है, पहले बड़े ऊंचे थे, धीरे धीरे क्या है वो कम हो गए हैं, एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स देखा जाता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये भी हम लोग देख चुके हैं कि अरावली हिल्स जो है वो आपके ये रहे, ठीक है। तो गुजरात से लेकर ये दिल्ली की तरफ ऐसे साउथ वेस्ट से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब आता है इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स। कहाँ देखने को मिलते हैं, वेस्टर्न मार्जिन्स में देखने को मिलेंगे अरावली हिल्स के। इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। सैंडी प्लेन्स हैं और सैंड ड्यून से कवर्ड मिलेंगे आपको। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर, ठीक है। वेरी लो रेनफॉल है, बिलो 150 mm पर ईयर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट है, लो वेजिटेशन है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं है। स्ट्रीम सॉरी वेजिटेशन मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह है वो यहाँ पे इतना नहीं है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ जो नदियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी आपको जब रेनी सीजन होगा, लेकिन फिर वो जल्दी गायब हो जाती है, क्योंकि उनके पास और वो क्या है, मेजरली आपको जो देखने को मिलेंगी आपको वो मिलेंगी कि लैंड में ही निकलना शुरू होती है रिवर्स, और लैंड में ही बह जाती हैं। वो इतना पानी नहीं होता उनके अंदर कि वो अपना ओशन तक जा सकें, ठीक है, मतलब अरेबियन सी तक जा सकें वो रिवर्स, वो वहीं पे होती है और वो उसी ज़मीन में ही खो जाती है। तो उसका एक एग्जांपल है बहुत बड़ा जो है लूनी रिवर। लूनी रिवर इज द ओनली लार्जर रिवर इन दिस रीजन, और वो लैंड से नीचे निकलती है और उसमें ही हो जाती है, ओशन तक नहीं जा पाती, ठीक है। नेक्स्ट,
बर्चन्स जो है क्रीसेंट शेप ड्यून्स, ये ऑलरेडी हम फिजिकल ज्योग्राफी में देख चुके हैं। ये यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और बट लॉन्गिट्यूडनल जो वो है दे बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान, भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बर्चन्स जो एक फिजियोग्राफिक जो एक फीचर है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको, इंडियन डेजर्ट में। और ये क्रिसेंट शेप ड्यून्स, आपको पता है ना मून का वो, तो ऐसे ड्यून्स देखने को मिलेंगे, क्रिसेंट शेप्ड होते हैं बेसिकली ये, और बहुत ही लार्ज एरिया इन्होंने कवर किया होता है इंडियन डेजर्ट का। नेक्स्ट आता है कोस्टल प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय अ स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, ये आपने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के लेफ्ट और राइट में देखा होगा रिस्पेक्टिवली। रनिंग अलोंग द अरेबियन सी वेस्ट में देखने को मिलेगा, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है, वो एक नैरो प्लेन है, ठीक है, एक नैरो प्लेन है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस, जैसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कोस्ट, इसको बोला जाता है कोंकण, और फिर कन्नड़ा, और फिर मालाबार, ठीक है। तो मुंबई से गोवा के बीच में जो रीजन पड़ेगा उसको कोंकण बुलाते हैं, और उसके बाद बीच वाले रेंज को कन्नड़ प्लेन बुलाते हैं, और फिर बुलाते हैं मालाबार कोस्ट। तो बेसिकली यहाँ से देखने को मिल सकता है, ये रहा कोंकण, ठीक है, ये रहा आपका कोंकण कोस्ट, ये रहा आपका कन्नड़ कोस्ट, और ये रहा आपका मालाबार कोस्ट। इस तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको, इस तरफ देखने को मिलेगा आपको कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने देख लिया कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन या फिर कोस्ट, और फिर मालाबार कोस्ट। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न तरफ देखने को मिलेंगे आपके, वो बहुत वाइड है। नॉर्दर्न पार्ट में उनको नॉर्दर्न सिरकार बुलाया जाता है, और सदर्न पार्ट में उनको बुलाया जाता है कोरोमंडल कोस्ट। 1 सेकेंड। बहुत ही बड़ी बड़ी रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाया है उन लोगों ने। और लेक चिलिका जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। चिलिका लेक, जैसे कि आप जानते हैं, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तमिलनाडु में है, केरला में है, क्या नाम है, वी से शुरू होता है, क्या क्या है, बताइएगा प्लीज, ठीक है। तो चिलिका लेक जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, और उड़ीसा के स्टेट में पड़ता है, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। फिर आता है आपके पास लास्ट में आइलैंड्स, ठीक है। हमने देख लिया है कि बहुत ही बड़ा मेनलैंड है हमारा, उसके बाद कंट्री के बाद 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो मालाबार कोस्ट ऑफ केरला के पास देखने को मिलेंगे आपके। बहुत ही स्मॉल कोरल आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं बेसिकली। उनको पहले लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमनडीवी बुलाया जाता था। 1970 में इनका नाम 73 में इनका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। बहुत ही छोटा एरिया, सोचिए 32 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया जो है कवर करते हैं। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स कौन से हैं लक्षद्वीप के, वो हैं कवरत्ती आइलैंड। तो कवरत्ती आइलैंड कहाँ पड़ते हैं, वो पड़ते हैं लक्षद्वीप। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आपको, और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कुछ पार्ट में भी आता है। द पिट्टी आइलैंड विच इज अनइनहैबिटेड जो है पिट्टी आइलैंड, वो भी यहीं पे पड़ता है, और उसमें क्या है, एक बर्ड सेंचुरीज है। कोरल्स के बारे में ये सेम जो है आपके पिछली क्लास में एनसीईआरटी के चैप्टर में हमने देखा था, और वहाँ पे हमने पढ़ा था कैसे एक कैल्शियम कार्बोनेट वाला होता है। कोरल पॉलिप्स होते हैं, शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक कॉलोनी में एक साथ रहते हैं। वो फ्लरिश कहाँ पे करते हैं, देखने को कहाँ मिलेंगे आपको, शैलो, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं हो, और मड फ्री, जहाँ पे एकदम क्लीन वाटर हो और वार्म वाटर हो, यहाँ पे देखने को मिलता है आपको क्या, फ्लरिश, मतलब वहाँ पे, यहाँ पे आपको कोरल देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, शैलो, मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। ये क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं। कोरल सिक्रीशन और उनके स्केलेटन्स जो होते हैं वो कोरल डिपॉजिट्स बनाते हैं, ठीक है, रीफ्स की फॉर्म में। ये देख रहे हैं आप, पीछे की तरफ दिख रहा होगा आपको। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, 3 तरीके होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड अटॉल्स। जैसे ऑस्ट्रेलिया का आपने ग्रेट बैरियर रीफ सुना होगा, वो फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ, जो बैरियर रीफ है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अटोल्स क्या होते हैं, वो सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स होते हैं, बेसिकली इस शेप में होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा प्लीज। नाउ यू सी द इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और ये कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये ज़्यादा बड़े हैं लक्षद्वीप के मुकाबले, और बहुत ही ज़्यादा हैं और स्कैटर्ड हैं।
द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज में होगा। अंडमान्स जो है वो नॉर्थ में पड़ेगा और निकोबार पड़ेगा साउथ में, इसलिए इनको अंडमान्स एंड निकोबार आइलैंड्स बुलाते हैं, अंडमान नॉर्थ में और निकोबार साउथ में। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ये बेसिकली माउंटेन स्ट्रिप चलती हुई आ रही है जिसका कुछ हिस्सा ऊपर उठ गया था और फिर ये आइलैंड्स की फॉर्म में हमें दिखते हैं। ठीक है, देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉन। आइलैंड्स पे आपको पता है अच्छी खासी देखने को मिलती है आपको। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर, और बहुत ज़्यादा इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और बहुत ही थिक फॉरेस्ट कवर भी देखने को मिलेगा। तो अभी हमने डिटेल्ड अकाउंट जो देखा है अपने फिजियोग्राफिक यूनिट्स का, ये हमें दिखाती है कि कितने ज़्यादा यूनिक फीचर्स हैं हर रीजन में हमारे। इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स दी अदर। हर एक रीजन दूसरे रीजन को कॉम्प्लीमेंट करता है और कंट्री को बहुत ही रिचर बनाता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज में। माउंटेन्स जो है वो बहुत ही बड़ा सोर्स है आपके वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ का। नर्दर्न प्लेन्स है, उनको ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन का बेस बना है ये शुरुआत में। प्लेटो जो होता है वो मिनरल से भरा हुआ होता है और बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में, जैसे छोटा नागपुर प्लेटो, कर्नाटका के कुछ बड़े एरिया, ये सब बहुत सारे जगहों पे सुना होगा आपने। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स होते हैं वो फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। इसीलिए जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं लैंड के, उनकी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं हमें डेवलप करने की। तो विजन इंडिया 2047 के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, जो हमें कहाँ से पढ़ना है आपके 11th क्लास की एनसीईआरटी विच इज चैप्टर नंबर 2। क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल के अंदर हर चीज़ बताई जाएगी, जैसे पेनिनसुलर ब्लॉक हो गया, हिमालय पेनिनसुलर माउंटेन्स हो गया, डिवाइड किया हुआ उनको, तो थोड़ा और डिटेल में हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू हमने लिया है। आई थिंक इस जो नेक्स्ट चैप्टर है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास। अब यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। आप जब सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट भी करते हैं जब, तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है वहाँ से। तो आप प्लीज़ अगर अच्छी लगे क्लास तो कमेंट कर दीजिएगा अप्रिशिएट करने के लिए। अगर कुछ दिक्कत भी आई हो, कुछ इशू हुआ हो, तो वो भी आप लिख सकते हैं। हर जो कमेंट है, हर जो क्रिटिसिज्म है वो अप्रिशिएट किया जाता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आपको जैसा लग रहा है क्लास के बारे में प्लीज़ लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।